मैं कम सर। यस प्लीज कम इन। आपने कोड देख लिया? जी हाँ। अच्छा, क्या है आपका कोड नंबर? 1925। 1925 है आपका कोड नंबर। 1925 को की सहायता से आप अपना इंट्रोडक्शन बोर्ड को दीजिए। मतलब जैसे आपका जो नाम है उस नाम की जगह आप इसको पुट कर दीजिए 1925 अभी जी, मेरा कोड नंबर 1925 है। मैं वाराणसी जिले का, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का रहने वाला हूँ। और सर मैंने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई श्री सुचित नंदन इंटर कॉलेज गाजीपुर और इंटर की पढ़ाई श्री रामदास इंटर कॉलेज गाजीपुर से किया, तथा मैंने ग्रेजुएशन में सर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन किया है BCA के रूप में। अच्छा ये बताइए, ये 1925 यानी 1925 जी, यह साल भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? 1925 का वर्ष सर भारतीय इतिहास में देखें, कुछ क्रांतिकारी कोई घटना हुई थी? सर 1925 में सर काकोरी कांड हुआ था, जो कि लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली एक डाउन पैसेंजर ट्रेन थी, जिसमें कुछ सरकारी खजाने लद के जा रहे थे। तो जो HRA की जो कर्मी मतलब सदस्य थे, उन्होंने उस पे सर लूटपाट किया, जिसमें सरकारी खजानों को लूटा। तो इसी रूप में, तो इसमें सर अभी मुख्य रूप से कौन कौन शामिल थे? सर मुख्य रूप से इसमें सर अशफाकुल्ला खां, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और सर इन्हीं लोग को याद कर पाऊंगा। राम प्रसाद बिस्मिल भी राम प्रसाद बिस्मिल सर और सचिन सन्याल भी। चंद्रशेखर आजाद सर भाग गए थे, उसमें पकड़े नहीं गए थे। पकड़े नहीं गए थे लेकिन शामिल थे ना। जी सर। और दूसरी चीज जो आप बताना चाह रहे थे? सचिन सन्याल को सर हम कह रहे हैं। सर धन्यवाद। रविकांत जी, जी हाँ। आप कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हैं? जी हाँ। कंप्यूटर साइंस में बताइएगा, गूगल सर्च इंजन के अंदर जब कंटेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपलोड होता है उसके सर्वर में जाकर के, तो वह एक स्क्रॉलिंग नाम का कोई टर्म होता है, स्क्रॉलिंग इंडेक्सिंग। ये सब क्या है? स्क्रॉलिंग इंडेक्सिंग, कंटेंट सर्वर, ये सब क्या चीज कहलाती है? सर स्क्रॉल का मतलब सर जैसे फाइल को कोई भी कंटेंट खुला है तो उसको ऊपर नीचे करने के लिए जो हम करते हैं उसको स्क्रॉल कहते हैं। फाइल को ऊपर नीचे करने के लिए सर स्क्रॉल का मतलब सर नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है जी। आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं? जी सर 2012 में हमने सर BCA किया था, तो काफी समय हो गया, इसलिए सर उसको रिकॉल करना था। 2012 के बाद आप क्या कर रहे हैं? सर मैं कोचिंग पढ़ा रहा था, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं तैयारी कर रहा था। तो उसमें मैं एज ए टीचर सर वो कोचिंग अपनी थी। तो 2020 में सर कोरोना महामारी आया, तो उसमें गैदरिंग के जो गवर्नमेंट के जो भी रूल रेगुलेशन थे उसके बाद मुझे बंद करना पड़ा। 2012 में किया आपने किया, चलिए बहुत अच्छा है। स्क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग का से नेक्स्ट हम चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सर ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी हमने सवाल नहीं किया आपसे। जी। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या सामंजस्य बैठाता है? जी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि सर जो इंटरनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है सर, और एक प्रकार से इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक है भारत का, इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या एक्सपेक्ट किया है आने वाले इस वित्त वर्ष में 2023-24 के अंदर? क्या इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक वृद्धि की क्या दर एक्सपेक्ट की गई है इस वित्त वर्ष में? सर ये 7% के आसपास। 7%। जी। चलिए हमारा अगला सवाल है आपसे, ये अल नीनो 2024 में कहते हैं काफी कुछ नुकसान करने वाला है। जी। अल नीनो अगर नुकसान करता, आपको लगता है कि नुकसान करेगा? हम समझते हैं, जो हमको डाटा बताते हैं, अगर वह नुकसान करता है तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कितना नुकसानदेह होगा? अगर नुकसानदेह है तो उसको अभी से अपना इंतजामात एडवांस में रखने के लिए हमको क्या इंतजाम करने चाहिए? सर अल नीनो जैसे सर हमारे इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सर एक प्रकार से पूर्व चेतावनी है। पहले हमें बताइए अल नीनो क्या होता है? सर अल नीनो एक प्रकार का मौसमी गतिविधि है जो लगभग 5 से 10 वर्ष के अंतराल पे, ये सर जो पूर्वी प्रशांत महासागर है
वहाँ पे जो सर पेरू का तट है, जहाँ हम्बोल्ट धारा होती है, वो अमूमन ठंड होती है, वो गर्म हो जाती है, जिससे सर ये उल्टा प्रवाह होने लगता है मानसूनी हवाओं का। इसका एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव होगा आ जाता है तो? एग्रीकल्चर पे सर सबसे बड़ा प्रभाव जो होता है, तो सर ये जैसे कि हमारे देश का एग्रीकल्चर को देखा जाए तो यह अमूमन सर मानसून पे पूरी तरह से सर निर्भर होता है। लेकिन सर अल नीनो आने के बाद मानसूनी जो क्रम होता है वो टूट जाता है या विरूपित होता है, जिसके कारण सर वर्षा जो है उसकी अनियमितता देखी जाती है। तो ये सर। धन्यवाद सर। अच्छा रविकांत जी, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे आप जब बता रहे थे? जी मैं जनरल स्टडीज के ही सब्जेक्ट्स में, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यही सब। इनमें से आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर फेवरेट के लिए कोई पर्टिकुलर सर किसी भी स्पेशलाइजेशन नहीं था, बट सर मैं पढ़ाने के दौर में सभी को सर एक सामंजस्य के हिसाब से मैं सर सामंजस्य। मतलब अगर एक चयन करना हो इनमें से तो क्या करेंगे आप? सर हिस्ट्री। अच्छा हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा तो ये बताइए, आज किसी इतिहास में प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म दिवस है? आज सर जैसा कि 5 जनवरी, सर याद नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता में क्या अंतर है? सर आत्मनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता वो होती है सर जो कि हर एक प्रकार से सार्वभौमिक होती है और सभी के लिए समान होती है, और आत्मनिष्ठता सर व्यक्तिगत एक टर्म है जो कि व्यक्ति के आधार पर होती है और व्यक्ति ही उसे तय करता है सर। कोई विषय या कोई मुद्दा ऐसा है जिसमें आप 100% वस्तुनिष्ठता बता सके? सर जैसे सच्चाई है, अगर सच्चाई के बारे में बात करें तो ये हर जगह के लिए वस्तुनिष्ठ है। अगर हम सच्चा होने की बात करेंगे, ईमानदार होने की बात करेंगे, तो ये टर्म किसी व्यक्ति के लिए सच्चा होना एक अलग और किसी अन्य व्यक्ति के लिए अलग नहीं हो सकता, बल्कि इसका समान सबके लिए सर समान होता है। अच्छा एक व्यवहारिक बात बताइए कि हम बोर्ड मेंबर्स आपके अंदर क्या वस्तुनिष्ठता देख रहे हैं और क्या कुछ मामलों में आत्मनिष्ठता देख रहे हैं? सर किसी भी मुद्दे पर जो हम अपना राय बना रहे हैं वो मेरा आत्मनिष्ठ है। और समझिए प्रश्न को क्या है, हम बोर्ड मेंबर्स आपके अंदर जी किस मुद्दे को लेकर के वस्तुनिष्ठ स्थिति में हैं जी और किन मुद्दों को लेकर के संभावना है कि आत्मनिष्ठ स्थिति में होंगे? जी सर जो हमारा पहनावा है जी और जो हमारा सर प्रेजेंस है जी वो वस्तुनिष्ठ के दायरे में हम कह सकते हैं, और जो सर किसी भी मुद्दे पे विचार है या फिर जो अंदर की चीजें है वो सर आत्मनिष्ठ है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, पोल का आशय क्या होता है? जी पोल हिंदी में एक शब्द आपने देखा होगा, पोल। पोल पोल सर नहीं सर, जैसे कहीं कहीं आपने लिखा देखा होगा सूरज पोल, चंद्र पोल। अच्छा ध्रुव सर होता है। चलिए कोई बात नहीं, पोल का आशय दरवाजे से है। अच्छा सर। अच्छा आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वाराणसी से। जी वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं उनका संसदीय क्षेत्र है। जी प्रधानमंत्री जी के बारे में अभी हाल ही में एक न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, जी उसने कहा है कि वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री ने विदेश नीति के मामले में बड़ा अच्छा काम किया है। जी हाँ चीन का है ये न्यूज़पेपर। जी हाँ जी तो इसे आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, ये आज की ही खबर है। तो इस संबंध में सर हम जो है जो समीक्षा किया गया है ग्लोबल टाइम्स के द्वारा, तो सर अगर मैं एक सिंहावलोकन करूं अपने विदेश नीति का जो 2023 लास्ट ईयर का, तो इस संबंध में हम कह सकते हैं सर कि निश्चित तौर पे उसके जो ये रिपोर्ट्स है उसमें सर सत्यता है। जैसे सर हम देखें, कुछ अगर उदाहरण आपको दें सर, तो हम 2023 की विदेश नीति में हम देखते हैं कि भारत चाहे एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग हो, चाहे पॉलिटिकल बैलेंसिंग हो, चाहे सर एक प्रकार से इकोनॉमिकल बैलेंसिंग हो, वह सब में सबको साधने में सर सफल रहा है। अच्छा आप कह रहे हैं एक तरफ साधने में सफल रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इजराइल और हमास की लड़ाई में भारत का एकदम एक स्पष्ट स्टैंड हमें दिखाई देता है। जी सर, हम कह सकते हैं कि पहले जो हमारा विदेश नीति उस मामले में था, जैसे कि मिडिल ईस्ट के संबंध में अगर हम बात करें तो वहां पे हमारा सर एक हाइफेनेटेड नीति था, लेकिन हम पिछले कुछ सालों में सर डी हाइफेनेटेड की नीति पे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज हम इजराइल और हमास में देख रहे हैं। इजराइल के इसी नीति में बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि जो इजराइल के पक्ष में हम कुछ मुद्दे, जैसे कि आतंकवाद, हमास एक आतंकवादी संगठन है, इस मुद्दे पर हम सर इजराइल से बिल्कुल
क्यों जुड़े हुए हैं, मतलब इजराइल का समर्थन करते हैं, क्योंकि भारत खुद एक प्रकार से आतंकवाद से पीड़ित देश है। अच्छा चलिए, ये बताइए इथिक्स और मॉरलिटी, इनके बीच में कोई अंतर देखते हैं आप? सर इथिक्स जो होता है ये दर्शन शास्त्र का एक विषय है, और मोरलिटी सर एक प्रकार से सिद्धांत है इथिक्स, और मोरलिटी सर एक प्रकार का व्यवहार है। और जो इथिक्स होता है सर वो वस्तुनिष्ठ है, और मोरलिटी आत्मनिष्ठ होती है। इथिक्स वस्तुनिष्ठ है, आप श्योर हैं? सर चलिए कोई बात नहीं। दूसरा प्रश्न बताइए कि अभी हाल ही में आपने कोप 28 के बारे में पढ़ा हुआ है ना? जी। तो कोप 28 में GRCA चर्चा में था, ये क्या है GRCA? GRCA ग्लोबल रिस्क फंड सर, मैं सर फुल फॉर्म नहीं समझ पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी सर। अच्छा, तो रविकांत जी ये बताइए कि किसी विधेयक और अधिनियम के बीच में क्या अंतर होता है? सर विधेयक और अधिनियम के बीच अगर अंतर को देखें तो जब कोई भी सर मसौदा संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, उस पे राष्ट्रपति की सहमति अंतिम तौर पे नहीं बनी है, यानी राष्ट्रपति ने उस पर अनुमति नहीं दिया है, तो वो विधेयक होता है। लेकिन जब वो राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं और एक प्रक्रिया से गुजर के राष्ट्रपति के पास पहुंचती है और सिग्नेचर कर देते हैं, तो फिर वो अधिनियम के रूप में जाना जाता है सर। अच्छा, ये बताइए भारत में अगर हम देखें जी तो कितनी शास्त्रीय भाषाएं हमें देखने को मिलती हैं? सर भारत में शास्त्रीय भाषाएं वैसे देखें तो हम अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को हम शास्त्रीय भाषा के रूप में सर देखते हैं सर। अच्छा, ये बताइए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट AFSPA, अपस्पा जी सर। तो इसके बारे में कुछ बताइए मुझे। सर अपस्पा जो है ये एक प्रकार से जो हमारे ऐसे एरिया हैं जो कि मतलब बॉर्डर वाले एरिया हैं या फिर आसान क्षेत्र हैं, वहाँ पे सर कानून व्यवस्था को मैनेज करने के लिए लाया गया था। और इस एक्ट के द्वारा सर इसमें एक धारा 4 है, इसके अंतर्गत जो नियम है कि जो हमारे आर्म फोर्स है वो बिना किसी पूर्व चेतावनी के किसी भी व्यक्ति या फिर वाहन का जो है जांच कर सकते हैं और उस पर एक्शन ले सकते हैं सर। ठीक। अच्छा, ये बताइए राजभाषा, जी भारत की राजभाषा क्या है? सर भारत की राजभाषा हिंदी है सर। अगर अनुच्छेद 343 के अंतर्गत देखें तो हम हिंदी को राजभाषा कहते हैं सर। और राष्ट्रभाषा भारत की? सर राष्ट्रभाषा के संबंध में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। अच्छा, ये बताइए राजभाषा आयोग, जी हाँ इसका गठन और नियुक्ति कौन करता है? सर राष्ट्रपति। रविकांत जी, जी हाँ आप वाराणसी से हैं। जी हाँ वाराणसी की सांस्कृतिक विविधता क्या है? सर वाराणसी की अगर सांस्कृतिक विविधता देखें तो ये धर्म के आधार पे, साहित्य के आधार पे बहुत ही वैविध्य वाला क्षेत्र है। जैसे अगर हम धर्म में देखें सर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सबका सर सहअस्तित्व है। हिंदू धर्म में सर देखें तो ये शैव धर्म, जैसे कि जो देश में हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ का एक प्रमुख है मंदिर है और जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। और वहीं पे अगर हम सर यहाँ पे जैन धर्म को देखें तो जैन धर्म के 4 तीर्थंकर, जो 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ थी, 8वें तीर्थंकर सर चंद्र प्रभु और 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका सर जन्म यहीं पे हुआ था। और बौद्ध धर्म से अगर इसको हम थोड़ा देखें सर तो हम पाते हैं कि यहाँ पे बुद्ध भगवान ने जो गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद उन्होंने प्रथम उपदेश जो है बनारस में पढ़ने वाला सर सारनाथ है, वहाँ पे मृगदाव है, मुलगन कुटी विहार, वहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और सर अगर हम साहित्यिक रूप से देखें तो ये पुरातन समय से ही साहित्यिक भूमि रही है। जैसे सर कबीर हुए, रविदास हुए, और आधुनिक उस हिंदी साहित्य में देखें तो जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, ये तमाम लोग यहाँ से संबंधित हैं। राहुल सांकृत्यायन यहाँ से थे या गाजीपुर से थे? सर बनारस कर्मभूमि थी उनकी। जी हाँ जन्मभूमि जन्मभूमि बनारस से ही सर उनको ज्यादा जाना जाता है। कर्मभूमी थी, जन्मभूमि नहीं। अच्छा सर उसके बारे में मुझे पता, सॉरी। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी आतंकवाद की चर्चा आपने की थी कि हमास को लेकर के और इजराइल को लेकर आपने एक नीति बताई। आतंकवाद की अभी तक कोई सार्वभौमिक परिभाषा क्यों नहीं बन पाई? सर इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आतंकवाद को हम 2 दृष्टि से देखते हैं। जैसे इसके अगर ये आतंकवादी जो किसी के ऊपर हमला करते हैं तो जिसके तरफ से करते हैं उनके लिए एक प्रकार से वो उनके लिए स्वतंत्रता सैनिक या फिर ऐसा कुछ उनके लड़ने, उनके अधिकारों को सुरक्षित या संरक्षित करने वाले लोग होते हैं। और दूसरी तरफ जिसके ऊपर आक्रमण होता है
तो वो जो होता है वो उसका पीड़ित होता है, वो इसको आतंकवादी घटना कहता है। जैसे सर अगर हम इसका उदाहरण लें तो 1925 में जो आपने सर अभी बात कहा था, तो अगर हम दो दृष्टि से देखें, भारत की दृष्टि से देखें, तो जो सर ये काकोरी कांड था या काकोरी ट्रेन एक्शन था, वो भारत के नजरिए से एक क्रांतिकारी घटना थी, जबकि वहीं अगर उनके नजरिए से देखें, अंग्रेजों के नजरिए से, तो वही आतंकवादी घटना थी। नहीं, यहाँ पे आप थोड़ा सोचिए, इसलिए सोचिए क्योंकि हमारे ऊपर शासन किया जा रहा था औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा, जी, और यह जो कृत्य किया गया था मालिका कोरी का कृत्य, तो यहाँ हमने किसी को जानबूझ करके नहीं मारा है। जी हाँ, जी हाँ, और चूंकि औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध था तो उसने इम्पोज किए विभिन्न कानूनों के तहत हमें सिद्ध करने की कोशिश की। क्या आपने सुना कि हमारे किसी भी क्रांतिकारी ने जाकर के अपने ही देश के नागरिकों को मारा हो, कहीं ऐसे ही बिना मतलब बम फोड़ दिया? जी, वो तो नहीं होता था ना। जी नहीं, तो उसको आप उदाहरण के तौर पे यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि परिस्थितियां अलग है। जी सर, आपने ये सही कहा कि जिधर से लड़ते हैं वो उनको स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं, जैसे हमास, वो उसके लड़ाके जो है वो कहता है कि हम फ्रीडम फाइटिंग कर रहे हैं। इजराइल ने कब्जा कर रखा है गजा पे, इधर उधर जहां जरूरत थी, तो उसको वेस्ट बैंक, गजा, ये सब छोटा छोटा एरिया है जिसको चारों तरफ से इजराइल ने घेर रखा है। तो ये कह रहे हैं कि पहले हमारी जमीन थी, हमने इजराइल को यहाँ बसने के लिए दिया और उसने बाद में हमें ही वह मतलब हम अपनी जगह से बेदखल करता जा रहा है। ठीक है, चाहे भारत में कश्मीर की बात कर ले। अब ये बताइए आप कि आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत में कौन कौन से कानून लाएगा? सर भारत में आतंकवाद से लड़ने के लिए एक UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 है, और उसके साथ साथ सर ये अभी जो IPC में जो बदलाव करके हम लाए हैं सर, उसमें भी सर हम धारा 113 के अधीन आतंकवाद को सर परिभाषित करते हैं और उससे संबंधित सजाओं का प्रावधान भी है सर। अच्छा, अभी जो नया आया है भारत न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, जी हाँ, इसमें एक सेक्शन है 104, वो अभी बहुत चर्चा में। 104 सर मैं पढ़ा नहीं, इसको पढ़े नहीं है। चलिए, बनारस आपके वाराणसी का दूसरा नाम है। जी हाँ, तो बनारस का शाब्दिक अर्थ क्या है? मतलब व्यवहारिक रूप में जो जी हाँ, कहते हैं लोग, बना रहे रस, शायद ऐसा जी हाँ, कुछ। ये क्यों कहा गया इसको? सर मैं एग्जैक्ट शाब्दिक अर्थ तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप कहें तो सर अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान लगाइए। सर जैसे एक अलग जीवन शैली के लिए बनारस जाना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग एक जो जीवन शैली जीते हैं वो एक अल्हड़ और एक मस्ती का जीवन शैली है, जिसके कारण सर वहाँ के निवासियों का मतलब जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं उसके कारण उसको बनारस कहते हैं सर। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कुछ एक्सप्रेसवेज है, कितने हैं कुल? सर कुल 11 एक्सप्रेस हैं, जिसमें 6 संचालित हैं और 7 निर्माणाधीन हैं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक है? सर पूर्वांचल एक्सप्रेस लखनऊ से सर गाजीपुर तक है शायद सर। लखनऊ से गाजीपुर तक है। जी। अच्छा, और ये गंगा एक्सप्रेस में? गंगा एक्सप्रेस सर चलिए, नहीं बता सकते सर। ये बताइए कि आपकी पर्सनालिटी का सबसे मजबूत पक्ष क्या है? सर मैं आशावादी व्यक्ति हूँ सर। और सबसे कमजोर पक्ष? कमजोर पक्ष सर मैं शॉर्ट टेम्पर्ड, थोड़ा जल्दी सर गुस्से में आ जाता हूँ, ऐसा मैंने सेल्फ असेसमेंट के तहत पाया है सर, जिसपे सर काम भी हम कर रहे हैं कि जी। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर।